हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रूट प्लस रूट है या रूट माइनस रूट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज जरूर करें, ठीक है, रैशनलाइज जरूर करें। तो हर एक टर्म का रैशनलाइजेशन किसके रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर, यानी साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या मिलेगा, रूट 3 माइनस रूट 1 और नीचे आएगा 3 माइनस 1। यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 3 और नीचे आएगा 5 माइनस 3। देखते चलिए यहां से रूट 7 माइनस रूट 5 और नीचे आएगा 7 माइनस 5 एंड सो ऑन। क्या दिक्कत है इस स्टेप में? ठीक, नीचे 2 2 2 1/2 बाहर निकालिए, 1/2 बाहर निकल गया, बच गया क्या, रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 एंड सो ऑन। अच्छा, लास्ट टर्म अब लिखने का जरूरत है, अब लिखने का जरूरत है। तो थोड़ा देखिएगा, ये मेरे फर्स्ट टर्म का पार्ट है, ये सेकेंड टर्म का पार्ट है, ये थर्ड टर्म का पार्ट है। तो फर्स्ट था तो रूट के अंदर लिखा था 2n प्लस 1, सही जा रहे हैं, n के जगह 1 पुट करके सोचिए 2n प्लस 1। यहां सेकेंड है ये 2n माइनस 1, n के जगह 1 पुट करके चलिए, सर 1 क्यों पुट करा रहे हैं, फर्स्ट टर्म का बात कर रहे हैं तो n 1 ही ना पुट करेंगे। इसी चीज को चेक कीजिए, जब आप n के जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2n प्लस 1 5 देगा, जब n के जगह 2 पुट करेंगे तो 2n माइनस 1 3 देगा, यानी रूट और रूट। समझ में आया आपको जनरल टर्म? तो यहां क्या लिखेंगे, जो nth टर्म होगा, जो मेरा nth टर्म होगा वो एक्चुअल में होगा रूट अंडर 2n प्लस 1 और इसमें से माइनस रूट अंडर 2n माइनस 1। जैसा अपने पास सीक्वेंस दिया था उसको आइडेंटिफाई करके nth टर्म हम लोग खुद से लिखे, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये सारा एक साथ है तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, यहां से बच गया सबसे छोटा, तो यहां से कौन बचेगा, यहां से कौन बचेगा, नहीं सबसे लास्ट नहीं, हाँ सबसे बड़ा वाला, ठीक है ये सही है, सबसे बड़ा वाला। तो अपने पास आया 1/2 रूट अंडर 2n प्लस 1 और उसमें माइनस 1। या तो आपका आंसर यही हो गया, आप ऐसा देखेंगे तो टिक कर देंगे ये आंसर, अदरवाइज आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कीजिएगा तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आया और माइनस रूट अंडर 2n प्लस 1 और प्लस 1। इससे क्या फायदा, देखिए ये 2 2 कट गया तो n बाई रूट अंडर 2n प्लस 1 प्लस 1। अब हमको ये नहीं पता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है, इसलिए हम आपको दो आंसर दे दिए, या तो ये आप लिख सकते हैं, अगर है तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। और किसी का कोई डाउट है? एक पैटर्न देखिए, देखिए पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 5 है, तीसरा टर्म 7 है, चौथा टर्म 9 है। फिर से पहला टर्म 3 है तो कैसे आएगा, दूसरा टर्म 5 है, तीसरा टर्म 7 है और फोर्थ टर्म 9 है। तो 1 को कैसे अरेंज करें कि 3 आ जाए, 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 को कैसे अरेंज करें कि 5 आ जाए, 2 इंटू 2 प्लस 1। 3 को कैसे अरेंज करें कि 7 आ जाए, 2 इंटू 3 प्लस 1। तो क्या आपको पता चला, 2 इंटू n प्लस 1 इस सीक्वेंस को देख के, नंबर्स को देख के खुद से लिखा गया है। यस सर। अगर नहीं हो पाएगा तो भी बता देते हैं आपको, इतना तो खैर आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया। अगर नहीं आएगा तो प्लस प्लस में चल रहा है, रूट के अंदर 3 5 7, 3 5 7 9, क्या ये एपी में है, बोलिए। यस सर। एपी में है तो क्या हम इसका nth टर्म नहीं निकाल सकते हैं, tn दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d करके। तो a के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और d के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, सॉल्व करके देखिए 2n प्लस 1 आ जाएगा। सेम वैसे ही माइनस में 1 था, माइनस में फिर 3 था, 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, ये भी एपी। क्या चेंज है, a चेंज है,
तो 1 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 2 होगा। सॉल्व करके देखिए 2n माइनस 1 है। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो ये सब स्टेप्स बच जाता है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ये सब जो पैटर्न होता है वो धीरे धीरे ग्रैब करने का कोशिश कीजिए, ताकि आप उसको पढ़ के खुद से लिख लें, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने पे एक्स्ट्रा क्रेडिट या मार्क्स नहीं मिलता है। तो आप अगर ये लिखते हैं तो ये आपका बस टाइम कंजम्पशन होगा, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मगर बाय द वे अगर हिट नहीं किया तो भी मेरे पास एक अल्टरनेटिव तरीका होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, और देखिए किसी का कोई डाउट है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन पिछले क्लास में हम लोग इसको आधा पढ़े थे, थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म कर लिया जाएगा। अच्छा, एचपी के बारे में सबसे पहला चीज ये आपको बोले थे कि अगर एबीसी एचपी में है तो वैसे केस में 1/a 1/b 1/c ये किस में होगा? एपी में होगा। यानी कि एपी के टर्म का जो रेसिप्रोकल होता है वो एचपी होता है, या एचपी के टर्म का जो रेसिप्रोकल होता है वो एपी होता है। तो एचपी का रेसिप्रोकल एपी और एपी का रेसिप्रोकल एचपी, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये था कि अगर हमको ये बोला कि A1 A2 A3 एपी में है, सॉरी एचपी में है, तो वैसे केस में जो हार्मोनिक मीन था वो हम लोग किसको बोलेंगे? A2 को बोलेंगे। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो दैट इज इक्वल्स टू, आपको पिछले क्लास में बताया गया था, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ आसपास वाला टर्म A1 A3 और बाई सम ऑफ these two terms 2 A1 A3 by A1 plus A3। कहने का मतलब है, देख के जवाब दीजिएगा, HM ऑफ x और y बताइए क्या होगा? 2xy by x plus y। एकदम ठीक, 2xy plus by x plus y। 2xy by x plus y। अगर हमसे बोल दे कि HM निकालो, HM ऑफ 5 और -1, आंसर बोलिए क्या होगा? -10/4 होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू -1 और डिवीजन में मेरे पास कितना आएगा? 5 -1। कहने का मतलब है -10/4, तो -5/2 हो गया। बिल्कुल ऐसे HM निकालना है। तीसरा चीज हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे NH टर्म के बारे में। अगर A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक अगर है HP में, ये किसमें है? HP में। तो जब हम लोग AN कैलकुलेट करेंगे, क्या किसी को फॉर्मूला याद है? नहीं, कोई बात नहीं, देखते चलिएगा। नहीं याद रहेगा तो कैसे? ये रेसिप्रोकल होगा AP का, तो 1/, होगा। A1 अगर HP में है तो 1/A1 AP में होगा, प्लस nth टर्म चाहिए तो n-1, और d का मतलब होता है कि AP के T2 माइनस T1 का वैल्यू, AP के T2 माइनस T1 का वैल्यू। तो AP का T2 1/A2 होगा और AP का T1 1/A1 होगा। कहां से? ये ऊपर वाले से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास NH टर्म, किसके लिए? HP के लिए। चलिए देखिए, अगर बाय द वे ये बोल दे कि फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ HP having first term 2 and second term 5। अगर ये बोल दे फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ HP having first term 2 and second term 5 contain total 16 terms। ठीक है, उस पूरे HP में टोटल 16 टर्म है, जिसका फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2 और सेकंड टर्म है 5। तो उसका एंड से फोर्थ टर्म बताना है, एंड से फोर्थ टर्म। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या दिया है, फिर कैसे सॉल्व करना बताते हैं।
क्वेश्चन में कोई दिक्कत नो सर नहीं? समझ गया। ठीक है, बहुत। चलिए देखिए काम कैसे करेंगे, अब वो सुन लीजिए मेरा। ठीक है, काम कैसे करेंगे, हमको ये पता A1 A2 A3 से लेके AN तक, ये मेरा अगर HP में है, ये अगर मेरा HP में है, तो एंड से फोर्थ टर्म अगर बोला तो देखिए टोटल टर्म कितना बोला था 16, तो ये 16 होगा, तो इसका मतलब है ये 15 होगा सेकंड लास्ट, फिर 14 होगा थर्ड लास्ट, और फोर्थ लास्ट कौन होगा 13 होगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है A13, क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है A13, तो ये जो A13 है अभी तो काउंटिंग में दिखा दिए हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे बोल सकते हैं, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्या आप कहीं इसको पढ़े हैं? यस सर जी। एपी में, जीपी में, एचपी में भी आ गया। एपी में पढ़े हैं, जीपी में भी पढ़े और एचपी में भी आ गया। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, n माइनस पी प्लस 1। अगर pth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है जबकि कंटेनिंग टोटल n टर्म्स, तो n माइनस पी प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये मेरे पास आया 16 माइनस 4 प्लस 1, कैलकुलेट करके ये कितना हो जाएगा 13, तो 13th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो देखिए ये होता है कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज आप यहां से देख सकते हैं। तो HP का 13th टर्म चाहिए, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो A13 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई A1, तो HP का फर्स्ट टर्म क्या था 2 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, और इसके साथ में 1 बाई A2, तो सेकेंड टर्म दिया तो है 5 माइनस 1 बाई A1 फर्स्ट टर्म दिया है। अब आप इसको कैलकुलेट कर ले एलसीएम वगैरह लेके, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। तो यहाँ एलसीएम आएगा 10, तो टोटल एलसीएम 10 ऊपर चला गया, नीचे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और इस जगह पे ये 12 रह गया, और यहाँ पे 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 आ गया। कुल मिला के ये 36 में से 5 गया, माइनस 10 बाई 31 मिल गया हम लोग को 13th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जो एक्चुअल में फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड है, किसका? HP का। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है HP में। ये जो nth टर्म निकालने वाला चीज है, ये किसी भी टर्म को कैलकुलेट करा सकता है, मगर उससे पहले आपको खुद से एनालाइज करना है, बिगिनिंग से निकालना है कि एंड से निकालना है। ठीक है, नोट करेंगे, कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछेंगे। ये तो पिछले क्लास तक था, आज आप इसको लिख लीजिएगा, ये तो सब डील किए ही थे पिछले क्लास में, इसको लिख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। देखिए वो है क्या ना, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, ठीक है। इस पे काफी अच्छा क्वेश्चन आता है और बहुत जगह से रहता है। बहुत जगह से मतलब क्या, स्कूल लेवल में भी आता है और इधर एडवांस लेवल में भी आता है। मेन में इससे क्वेश्चन लगभग ना के बराबर रहेगा, तो या तो स्कूल में रहेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर उसके बाद सीधा जेईई एडवांस के क्वेश्चन में रहता है। AM बहुत छोटा सा रिलेशन, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। AM जो होता है वो GM से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है, बस यही एक लाइन ही है जो लगभग हर एक क्वेश्चन को बनवाएगा। और आप देखिएगा वो क्वेश्चन कैसे कैसे कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, करना क्या है, AM को GM से बड़ा करना है। क्यों? ठीक है, क्यों? तो देखिए इसका प्रूफ बता रहे हैं। हम लोग को एक चीज पता कि A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या हम लोग को पता है? नहीं पता? किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मूला में ब्रेक किए तो 1 मिनट हम थोड़ा इसको ऐसे ले लेते हैं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको माइनस ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं। A प्लस बी का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और A माइनस बी का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मगर हम माइनस आपके सामने लाना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव लगा दिए। फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 2ab को उधर भेज दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ab। 2 को खींच के नीचे ले आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ab। अब इसमें मेरा अरेंजमेंट देखिएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट क्या ये ab के बराबर है अभी भी? Yes, sir. ठीक है। अब यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर दो नंबर है, उसका ये अर्थमेटिक मीन है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ये जो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दो नंबर a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्योंकि हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर कभी भी हमको अर्थमेटिक मीन चाहिए ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई, तो हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई बाई 2, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन चाहिए किसका, दो नंबर x और y का, तो रूट अंडर एक्स वाई लिखते हैं। तो देखिए, अगर कभी दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 है, देन इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर रूट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट है, देन इट इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या, लेफ्ट में am दिखा, राइट में gm दिखा, मतलब क्या हुआ, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm होता है। समझ में आया क्यों होता है? ये चीज आपको अभी केवल समझने के लिए बता दिया गया, आगे कभी काम नहीं आएगा, ये आगे कभी काम नहीं आएगा, बस काम आएगा ये चीज, एक छोटा सा चीज। अब दूसरा एक और बात, क्वेश्चन रहेगा ना, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि आप जब तक डिफिकल्टी समझिएगा नहीं, तब तक आप उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझेंगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में ये दिया, इफ a प्लस b प्लस c दैट विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है, देन फाइंड maximum value of ABC, ठीक है, A इंटू बी इंटू सी, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। देखिए, तो क्वेश्चन बस इतना ही है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं से आपको पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है? बात करते रहिए मेरे साथ, देखिए। No, sir. कहीं से नहीं पता चला, ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, कहीं से नहीं पता चला। आइदर इसमें जब आप फाइंड मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे ना, तो 12th क्लास का एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, पहले भी नाम लिए हैं, लगेगा क्वेश्चन उसी का है, ठीक है, लगेगा उसी का है। तो अगर आप इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये मैक्सिमा मिनिमा से भी नहीं बनने वाला, ठीक है। 12 में जब जाइएगा फिर से ये बात आएगा, मैक्सिमा मिनिमा भी इसके बेसिस पे बनता है, मैक्सिमा मिनिमा में भी ये बताया जाता है, ठीक है। अभी के लिए हम आपको बोल रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम आपको बोले ना 3-4 पॉइंट लिखाएंगे अभी, उसको जब आप देखिएगा, उसको अगर याद रखिएगा, आप खुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे पहचाने कि इस क्वेश्चन में am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा के ही बनाना है, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं, सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिस्टिंग कर देना चाहते हैं कि when to use am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। हमको कैसे पता चले, क्या आइडेंटिफिकेशन वाला वर्ड्स है, कंडीशन है, जिससे कि हमको पता चले कि ये वाला पार्ट लगा के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला इफ number and its reciprocal present then use am greater than equals to gm, ठीक है। अगर कोई नंबर जैसे a और उसका रेसिप्रोकल मींस 1/a, अगर ये दोनों प्रेजेंट है, तो वैसे केस में am gm आप वहां यूज कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है इसका, ठीक है। दूसरा, इफ
sum given, if sum given and maximum of product asked, अगर नंबर्स का सम दिया है और उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो यूज करें आप am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड पॉइंट के बेसिस पे है। ठीक है, जब सम दिया रहे उन्हीं तीन नंबर का, उन्हीं नंबर्स का, और उन्हीं नंबर्स का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे प्रोडक्ट का तो am gm यूज करो। चलो ठीक है, ये पॉइंट हमको याद था, अब हमको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, किसके लिए? फॉर जो भी तीन नंबर दिया उसके लिए, फॉर a b एंड c, a b और c के लिए। तो a b c का am कितना होता है हम सीखे हैं, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, और इसका gm कितना होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3। क्या वाकई में हम लोग सीखे हैं? पढ़े नहीं? हाँ पढ़े, अरे पढ़े हैं यार। ठीक है, कैसे नहीं पढ़े? एपी में जब am बता रहे थे उस समय नहीं बताए थे सिंगल am ऑफ मल्टीपल नंबर्स, सबको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। यस सर, बोलिए। ठीक है, जीएम में भी, ठीक है, जीएम में भी जितना भी नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना भी नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके पावर में 1/1 टोटल क्वांटिटीज। जीएम में भी तो पढ़ के रखे थे, वहां पे तो इसका यूज नहीं पता चला। हम आपको बोले भी थे जीपी पढ़ा के कि क्योंकि आपका स्कूल एग्जामिनेशन आ रहा है इसलिए हम अपना थोड़ा पैटर्न बदल रहे हैं, और एएम जीएम हम लास्ट में पढ़ाएंगे, उससे पहले हम सम स्पेशल खत्म कर रहे हैं। हमको अभी तक याद है, डिट्टो यही बात बोले थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हमको पता है, इसमें एबीसी का वैल्यू पता है 3, पुट करेंगे। ठीक है, तो 3/3 1 हो जाए, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी का पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड में जब आप क्यूब लगा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, देखिएगा एबीसी की तरफ छोटा वाला लेस देन इक्वल्स टू 1 का पावर 3 मींस 1, तो एबीसी विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, एबीसी इज लेस देन इक्वल्स टू 1। एबीसी के प्रोडक्ट का वैल्यू 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है, 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, तो 1 मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ? मैक्सिमम हुआ, बस यही चीज। 1 के बराबर है या इससे छोटा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो 1 हो गया, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू b इंटू c दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये इसका आंसर होगा, और ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम आस्क्ड, तो वैसे केस में क्या बोले, इस बार प्रोडक्ट दिया है, यानी एबीसी टाइप का वैल्यू दिया हुआ है, और किसका वैल्यू पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का वैल्यू पूछ रहा है। मगर डिफरेंस देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तब इसको लगाना है, ठीक है, और मिनिमम ऑफ सम पूछेगा तब इसको लगाना है। कभी भी आप एम जीएम लगा के सम का मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट का मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं। एकदम पर्टिकुलर है कि जब आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो एम जीएम लगाना है, जब मिनिमम वैल्यू ऑफ सम पूछेगा तो एम जीएम लगाना है। एकदम पर्टिकुलर, मतलब यही चीज रहेगा तो आपको फाइंड करना है और इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए। कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें। हमसे क्या मांगा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और बोलते क्या मांगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, चलिए ये भी बता दिया, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बोलिए तो आदित्य कैसे बनेगा, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए।
नहीं दिखा ना, नहीं पता चला? क्वेश्चन अपने आप को GM से बनेगा। हाँ सर एकदम ठीक, बस बस यही सब चीज चाहिए होता है, ठीक है, यही आइडेंटिफिकेशन होता है। साइन थीटा तो हमको पता है कि साइन थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा साइन कॉस टैन। मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, मेरा क्या सजेशन रहेगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, वो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है, और वो हमेशा सॉल्व होगा। तो कभी भी चार चीज पे भरोसा मत कीजिएगा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन कॉस पे भरोसा कीजिएगा। साइन थीटा और कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। अब हमको याद आया कि सर बोले थे ना कि अगर कभी नंबर और उसका रेसिप्रोकल प्रेजेंट होता है तो लगा देना एम जीएम। ऊपर से हम देखें कि इसके सम का हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एम जीएम। क्वेश्चन देने वाला तो ऐसे देगा ही ना कि क्लियर कट आपको ये ना दिखे, मगर आपको वहां पे थोड़ा सा इवेल्युएट तो करना है, सोचने के लिए भी स्टेप थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। यूज एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। किसका एम किसका जीएम, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन यानी कॉसेक थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये होता कितना है 1, तो यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मींस 2। अब क्या बोलिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 के बराबर है या इससे ज्यादा है, 2 के बराबर है या इससे ज्यादा है, तो 2 इज द मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, मिनिमम ऑफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऐसे बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व कीजिएगा। फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, सॉल्व करके हमको फाइनल आंसर दीजिए बस। हुआ क्या ना, आप 2 अपने तरीके से ठीक बोले, एक्चुअल में देखिए हम तो आपको बोले ना कि क्वेश्चन देने वाला कभी अरेंज कर, वैल्यूज का 4 है। हाँ 4 है, सही। क्वेश्चन देने वाला कभी अरेंज करके नहीं देगा, क्वेश्चन को हम लोग को खुद से अरेंज करना पड़ता है, पहला स्टेप। तो साइन का कॉसेक से रिलेशन होता है और कॉस का सेक से होता है, तो पहला ब्रैकेट हम लिए साइन थीटा का और कॉसेक थीटा, हम तो सॉल्व कर चुके ऑलरेडी, पता है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सेम कॉन्सेप्ट से cos थीटा प्लस सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये भी होगा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से, ऐसा होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तब तो 4 टर्म आएगा, तो इसका जो ये जो 4 टर्म है, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम दैट विल बी इक्वल्स टू 4, सिंपली ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ऐसे घुमा के देगा, आपको उसके लिए तैयार रहना है। ये वाला तो हो गया था, पहले का है, हटा दें, नहीं, मान लीजिए ये दिया है इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक मिनट, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ टू द पावर 7, ठीक है, टू द पावर 1/7, इस चीज का हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या दिक्कत है, वो चीज समझिएगा। सबसे पहले तो प्लस की जगह कहीं कहीं माइनस दिया हुआ है। दूसरा, क्वांटिटी जब हम काउंट किए यहाँ पे तो हमको क्या दिखा इस जगह पे 6, मगर यहाँ पे पावर मेरा 7 दिया है।
हम सोचे मैक्सिमम निकालना है प्रोडक्ट का, तो सर एक पॉइंट में हमको बोले थे कि क्या करना, जब प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना होगा तो एम जीएम लगा दें, तो हम लगा दें कि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। अब एम किसका, उन्हीं नंबर्स का, तो ए ध्यान से प्लस ऑफ माइनस बी, एम प्लस के लिए होता है माइनस के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, बी को नेगेटिव बना दिए, प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एस, ठीक है। मगर ये तो 6 हुआ, ये तो मांग रहा है 7 के लिए, ये तो मांग रहा है 7 के लिए, तो कोई एक ऐसा नंबर है जो प्रोडक्ट में हिडन रहता है, जो प्रोडक्ट में हिडन रहता है, बताइए तो वो नंबर कौन है? 1 एक ऐसा नंबर है जो प्रोडक्ट में हिडन रहता है। आप क्वांटिटी काउंट किए 6, मगर इसको देख के हमको पता चल रहा है कि हमको 7 चाहिए, 7, तो खुद से क्या करेंगे, एक 1 ऐड कर देंगे। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7 होगा, ठीक है, और इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीस टर्म। तो एक मिनट यहाँ पे हमको प्लस लेना चाहिए था, हम और देना चाहते थे मगर हम नहीं दे पाए थे, तो हमको थोड़ा सही करना होगा, क्योंकि अंदर में प्रोडक्ट तो मेरा प्लस है ना। वो क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से एक बार थोड़ा यहाँ पे हम करेक्शन किए हैं, ध्यान दे दीजिएगा, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस लीजिए। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर ए बी सी डी ई एफ और 1, और इसका पावर 1/7, तो ये तो ए बी सी डी ई एफ रहेगा, माइनस बी और माइनस डी मल्टीप्लाई होके प्लस दे दिया। फाइनली ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, इतने का वैल्यू मेरे क्वेश्चन में 1 दिया है, +1 और इसके डिवीजन में 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ पावर 1/7। 1 पुट किए, 1 + 1 2 आ गया, 2/7, यानी आप ये कह सकते हैं कि दिस नंबर ए बी सी डी ई एफ टू द पावर 1/7 इज लेस देन इक्वल्स टू 2/7। तो ये जो पूरा क्वांटिटी है ये 2/7 के बराबर या उससे छोटा है, देन इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये कैसा वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि हो सकता है क्वांटिटी कम दिखेगा और हम लोग के पास यहाँ पे नंबर्स ज्यादा दिखेगा। 7 मतलब 7 नंबर चाहिए, प्रोडक्ट में घट रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग 1 ऐड कर देंगे। अगर ये 9 देता तो क्या करते हैं, 9 देता तो 1 into 1, हाँ 1 हम और इंट्रोड्यूस करते हैं, 6 के अलावे मेरा जितना घट जाएगा उतना 1 इंट्रोड्यूस करेंगे, मगर प्रोडक्ट को उतना ही रखने के लिए 1 ही इंट्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जैसा था वैसे छोड़ देते हैं। चलिए 1/7, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व कीजिएगा। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin to the power 4 थीटा +1 और डिवीजन में sin² थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पहले ही बता देना चाहते हो, बस ये चाहिए, सॉल्व कीजिए, निकालिए फिर से एक बार। sin to the power 4 थीटा +1 बाई sin थीटा। नंबर 2 सही है, 2 सही है, देखिए हाँ 2, बस वही बात है, इसको समझना था थोड़ा सा। ये सब क्वेश्चन छोटा ही रहता है, ये इतना सा रहेगा क्वेश्चन, मगर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले तो जो दिया है उसमें डिवाइड कर ले, तो sin4/sin², इट इज sin² थीटा प्लस 1/sin² थीटा। क्या दिखा सुजीत, नंबर और रेसिप्रोकल है ना, नंबर और रेसिप्रोकल, और नंबर रेसिप्रोकल का काम तो पहले से करते आ रहे हैं, चाहे पावर कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब है कि मिनिमम आया इज 2, मिनिमम, ठीक है।
ऐसा रहेगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहला चीज कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, पहला पॉइंट कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम होता है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है मगर हर एक कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होता है। फिर से, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है मगर हर एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो कौन छोटा हो गया, रियल नंबर। कहने का मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कौन बड़ा होता है, रियल नंबर छोटा होता है और कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है, रियल छोटा होता है। रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब कॉम्प्लेक्स तो चलिए पता चल गया कि क्या होता है। अब इसमें एक पार्ट ऑलरेडी हमको पता है और दूसरा नहीं पता है। अगर इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि वाकई में कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट है इमेजिनरी पे। किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर वो होता है whose square is negative। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। रियल नंबर उसको कहते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बस यही डिफरेंस होता है रियल में और इमेजिनरी में। तो इमेजिनरी नंबर कौन, जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर रूट अंडर -3 लिखा है, रूट अंडर -1 लिखा है, रूट अंडर -5 लिखा है, रूट अंडर -16 लिखा है, ये सब होता है इमेजिनरी नंबर। ये सब होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स आर दोस which contain negative constant in square root। स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव कांस्टेंट कंटेन करता है लाइक दिस, ठीक है, वो होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के नोटेशन के लिए एक टर्म लाया गया, ठीक है, जिसको नोटेशन बोलेंगे ना। इमेजिनरी पहचानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। नोटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर कौन होता है, इट विल बी आई। जो इमेजिनरी नंबर का नोटेशन होता है वो आई होता है, स्मॉल लेटर का आई, कैपिटल भी नहीं चलेगा। और पूरा नाम होता है इसका आयोटा। इसका नाम होता है आयोटा, स्मॉल लेटर का आई, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं, आयोटा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर 5i लिखा, 3i लिखा, 16i लिखा या -2i लिखा, ऐसा कुछ भी है तो ये सब का सब इमेजिनरी नंबर्स होता है। जिस किसी भी नंबर के साथ आयोटा का आई लगा हुआ है वो नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है। जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर का दो टाइप का नोटेशन है, या तो रूट के अंदर नेगेटिव होगा या फिर उस नंबर के साथ आयोटा लगा रहेगा, उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तब इसका मतलब कुछ रिलेशन है क्या रूट के अंदर नेगेटिव और आयोटा में, बिल्कुल, बहुत जरूरी पॉइंट, ठीक है। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है, ये मान लिया गया है। जो डिफाइन किया इमेजिनरी नंबर वो ये भी डिफाइन किया कि आयोटा का मतलब रूट अंडर -1 होता है। तो यहां से अगर हम i का स्क्वायर करें तो हमको -1 मिलेगा। तो हम i को कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, जिस किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। i का स्क्वायर नेगेटिव है, i को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा,
अगर दिया है आई स्क्वायर माइनस 1 तो थोड़ा सोच के रूट अंडर -3 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये -3 है, ठीक है, ये -3। अब थोड़ा सोचना है आपको कि क्या हुआ और कैसे हुआ। रूट अंडर -3 को √3 इंटू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर। कहने का मतलब √3 का स्क्वायर हो गया और रूट अंडर -1 का स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है ये 3 आ गया और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा का स्क्वायर ऑलरेडी देख चुके हैं, -1 होता है, पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 कुल मिला के -3 मिलेगा, ठीक है। सारा रिलेशन आप देखते चल रहे हैं। याद रखने वाला चीज ये पॉइंट्स है, ठीक, कैसे इवेलुएट करेंगे वो देखते चलिए। चलिए सोच के रूट अंडर -16 दैट इज इक्वल्स टू ±4i, सही कि गलत? सर गलत है, -4i होगा सर। केवल -4i होना चाहिए, है ना, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट +4i होगा। अब देखते हैं, बोले थे तो अभी रूट अंडर 16 इंटू -1 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब रूट इस पे अलग, इस पे अलग, √16 रूट अंडर -1, ये हो गया आयोटा, और √16 + 4 इंटू आयोटा यानी 4i। बोलिए नीचे वाला एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं? यस सर, वो सही है। सही है ना, ठीक है। तो केवल कितना आएगा, 4i। अगली बार फिर से x² इज इक्वल्स टू -25, तो x इज इक्वल्स टू कितना, सर 25 आयोटा, सर 5i। हम क्या किए, इस बार ध्यान रखना है ±5i आंसर होगा, ±5i। एक्सप्लेनेशन देखिए, x² मेरे पास -25 है, तो x इज इक्वल्स टू ± रूट अंडर -25, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ±√25 इंटू रूट अंडर -1, ऐसे अलग अलग। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ±√25 मींस 5 और ये आयोटा, इट इज 5 आयोटा, ठीक है। तो x कितना आया, ±5i आया। क्या किसी को दिक्कत है इसमें कहीं पे भी है? नहीं है, ठीक है। ध्यान से सबको इस चीज को जरूर देखेंगे, रूट के आगे अगर प्लस दिया तो प्लस में आंसर देंगे। अगर x² को सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस लगाएंगे, यानी स्क्वायर रूट आप खुद से अगर लगाए हैं तो प्लस माइनस, अगर स्क्वायर रूट क्वेश्चन में दिया है तो सिंपल प्लस आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें। तो अगर बाय द वे हम लोग फोर्थ पॉइंट पे जैसे डील कर रहे हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अभी सुने थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये रियल प्लस इमेजिनरी होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना है तो हम ऐसे लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, 5 + 4i, ये वाला पार्ट हो गया रियल, और i को लेके ये वाला पार्ट हो गया इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल प्लस इमेजिनरी इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप थोड़ा इस बात को आपको एक और पार्ट बता के स्टार्ट करें कि नोटेशन, बेसिकली नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट सेट, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इज जेड। स्मॉल लेटर का जो जेड होता है उससे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से दिखाते हैं, मगर एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाते हैं, जेड। यानी कि अगर लिखा है जेड इज इक्वल्स टू a + ib, अगर ये लिखा है तो इसका क्या मीनिंग होता है थोड़ा वो समझिए। जेड इज इक्वल्स टू a + ib, इसका मीनिंग, जेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। a जो है इट इज रियल नंबर, b जो है ध्यान से देखिएगा इट इज रियल नंबर। जब a का बात आया इट इज द रियल पार्ट ऑफ
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जब IB का बात आया, सॉरी B का बात आया, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जो B है, IB है, जो IB है, इट इज द इमेजिनरी नंबर। देखिए हर चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कौन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए B एक्चुअल में रियल नंबर होता है, B रियल नंबर होता है, आपको दिखाते हैं ना, ठीक है, एकदम आपको ऐसे पूछना चाहिए। मान लीजिए 4 + 3i लिखा है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है ना, a + ib के जैसा। तो 4 जो है, बोलिए रियल नंबर है या इमेजिनरी है या कुछ और है, बोलिए तो। 4 सर रियल नंबर है। रियल नंबर, 4 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है। और इस 4 का z से क्या रिलेशन है, 4 का z से क्या रिलेशन है, तो 4 इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो कैसे पहचानेंगे कौन रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं लगा है वो रियल पार्ट होता है, जिसमें आयोटा नहीं लगा है वो रियल पार्ट होता है। तो ये हो गया बात किसका, a का। क्या a का ये दोनों पार्ट आपको क्लियर है वहां से, 4 के कॉन्सेप्ट से आया, बोलिएगा तब। हम सोचे मेरा आवाज ही नहीं जा रहा। अब 3 का बारी आया, अब 3 का बारी आया। 3 में क्या आयोटा लगा है, नहीं, नो सर। यहाँ 3 लिखे हैं, यहाँ 3 लिखे हैं, तो 3 में कहीं आसपास देखिए आयोटा नहीं दिख रहा है, तो ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। बस वो इस बात को ट्रू कर रहा है कि B जो है वो मेरा एक रियल नंबर होता है। अगला 3 का z से क्या रिलेशन, 3 का z से क्या रिलेशन, इट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब इसी 3 में अगर i लगा दें, तो किसी भी नंबर के आगे अगर i लग जाता है, नंबर के साथ अगर i होता है, नंबर के साथ i, तो ये इमेजिनरी, तो 3i क्या कहलाया, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए b का ये दो पार्ट क्या क्लियर हुआ। अब यस सर। आप कोई कंफ्यूजन किसी को और नहीं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा नोटेशन क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ कैसे मिलेगा वो चीज। अगर z आपका x + iy है, तो x को लिख सकते हैं इट इज द रियल पार्ट ऑफ z। देखिए ऐसे लिखा जाता है REZ, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। जो y होता है इसको ऐसे लिखा जाता है इमेजिनरी ऑफ z, इट इज इमेजिनरी ऑफ z, यानी yz में क्या रिलेशन, तो y जो है वो z का इमेजिनरी पार्ट है, y जो है वो z का इमेजिनरी पार्ट है, तो इट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। ऐसे आपको समझना है, यही चीज आपको क्वेश्चन में दिखेगा, यही दिखेगा क्वेश्चन, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अब थोड़ा डिस्कशन आयोटा को लेके, कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इसका कोई मैथमेटिकल अलजेब्रा या ऑपरेशन नहीं लगाना हम लोग को। अब आयोटा पे मेनली डिस्कशन है अभी, आयोटा पे। तो सबसे पहला 4 आयोटा, आयोटा मतलब i, जिसका वैल्यू कितना होता है, √(-1) होता है। अगर हम आपसे ये बोले कि i जो है वो √(-1) है, चलिए ठीक है, ये तो गिवन कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर i² का बात करेंगे ये -1 होगा। तीसरा, अगर इसी में i³ का बात करेंगे तो ये कितना होगा, तो i² × i होगा, i² का वैल्यू -1, तो -1 × i, कुल मिला के माइनस है। i⁴, मतलब i² × i², -1 × -1 कितना आ गया, 1। अब देखिए क्या बोला गया ऊपर बोला गया i का वैल्यू -√(-1), i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i और i4 का वैल्यू 1 होता है। ये 4 चीज आपको याद होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर i⁴ कोई भी नंबर m दिया, कोई भी पावर m दिया,
आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी पावर दिया उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से। तो 4 से डिवाइड करके इसको ऐसे लिख सकते हैं i टू द पावर 4n प्लस r, ठीक है। तो 4n प्लस r m के बराबर है, n इज द कोसेंट जब 4 से डिवाइड किए और r रिमाइंडर है। तो वैसे केस में ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें i का पावर 4n इंटू i का पावर r, बोलिए सही है कि गलत है? कैसा? सेम बेस पे पावर एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिए। अब इस पार्ट को i का पावर 4 का पावर n लिख सकते हैं और इनटू i टू द पावर रिमाइंडर, ठीक है। i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 हो जाएगा, तो क्या ये टोटल i टू द पावर रिमाइंडर r के बराबर आया? तो हम ये लिख सकते हैं कि i का पावर m जो होगा वो i टू द पावर r के बराबर होता है, where r is the remainder, r is remainder when m divided by 4, when m divided by 4, ठीक है। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन को कितना हल्का करेगा। पहला चीज हमको ये बताइए, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या क्या मिलेगा, बोलिए। नहीं पता? किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर क्या मिलता है? 0 1 2 3 मिलेगा सर। 0 1 2 3 मिलेगा, 0 1 2 3 मिलेगा। तो 0 का मतलब हो गया i का पावर 4, 1 का मतलब हो गया i, 2 का मतलब हो गया -1 और रिमाइंडर 3 का मतलब हो गया -i। तो यहाँ पे जो भी आंसर आ सकता है वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। छोटा सा सैंपल लेते हैं। क्वेश्चन है i टू द पावर 253, ठीक है, 253। आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, देखिएगा। तो 4 इंटू 6 टाइम में 24 और 3 टाइम में 12 प्लस 4 इंटू 63 प्लस 1 हो गया। अब मेरे काम का चीज ये तो नहीं है, 1 है। फाइनल आंसर मेरे पास i का पावर 1 यानी i आया। तो i का पावर 253 दैट विल बी इक्वल्स टू i टू द पावर 253 इज इक्वल्स टू i, ये लिखा जा सकता है। देखिए कितना हल्का, सिंपल। आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर होगा। एकदम शॉर्टकट बताएंगे। अभी तो यहाँ छोटा नंबर लिए हैं, काफी बड़ा पावर लेके चलेंगे तो भी शॉर्टकट बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़े। डिविजिबिलिटी, बाई 4, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 4। देखिए क्या होता है, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट्स बाई 4, ठीक है। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड is remainder of actual division, क्योंकि हमको काम केवल रिमाइंडर से है, ठीक है। इस कारण से डिविजिबिलिटी बाई 4 के कंडीशन को लेके चलेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया i टू द पावर 13125927, ठीक है, और आपसे आंसर मांगा, तो आप बोलिएगा i का पावर रिमाइंडर, आप तो यही बोलिएगा i का पावर रिमाइंडर। लास्ट का जो 2 डिजिट है इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए कितना, नहीं पता। कितना? 3। इतना सोचना है, 27 को 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर। i क्यूब हम लोग उसका वैल्यू जानते हैं, यहाँ लिखा है i क्यूब दैट इज इक्वल्स टू -i, यानी इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना हो गया -i। चलिए अगला क्वेश्चन, i टू द पावर 5713, i टू द पावर रिमाइंडर बोलिए।
someone 1, यानी आई आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आई टू द पावर -519212, रिमाइंडर बोलिए। अच्छा माइनस को बाहर रख, 0 कितना रिमाइंडर 0, क्योंकि ये 12 तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, रिमाइंडर 0, और आई का पावर 0 कितना 1, किसी का भी पावर 0 हमेशा 1 होता है, किसी का भी पावर 0। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला आई टू द पावर मान लीजिए -275 लिखा है, तो आप इसको लिखेंगे आई टू द पावर माइनस माइनस, और यहां पे रिमाइंडर बोलिए, तो रिमाइंडर क्या होगा बोलिए? 3। अच्छा 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, ठीक है। तो 76 19 में आ रहा है, इसका मतलब है 3 यूनिट कम होगा, 18 4 जा 72, और रिमाइंडर कितना आया 3, ठीक है, रिमाइंडर 3। अब आई का पावर -3, तो माइनस का मतलब 1/, तो आई का पावर 3। अब हमको पता है कि आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, हम इसको लिख दिए -1/i, -1/i। अगर कभी डिनोमिनेटर में i दिखा, इफ डिनोमिनेटर कंटेन i, then रैशनलाइज, तब क्या कीजिए, रैशनलाइज कीजिए उसको। तो आप ये कह सकते हैं कि i का पावर -275 जो है वो 1/i आया, -1/i आया। रैशनलाइज करना है तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा -i और नीचे आएगा i स्क्वायर। i स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कि -1 होता है, सेकंड वन, ठीक है। तो -i/-1 सॉल्व करके कुल मिला के कितना मिलेगा, i मिलेगा। ऐसे बनाना है जब नेगेटिव कंटेन करेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हर किसी के लिए आयोटा का टर्म सॉल्व करने का यही तरीका होता है। चलिए थोड़ा सॉल्व करके आंसर दीजिएगा फाइनल, i टू द पावर -9919, आंसर बोलिए, आंसर सीधा आंसर दीजिए सॉल्व करके। i टू द पावर -3, अरे इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 ही ना आएगा, नहीं समझे? समझिए। हमको लगा 19 में 4 से डिवाइड नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक, ये आया 1/i³। आपको हम बोले अगर है तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर आया i, नीचे आया i4 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होगा। फाइनल आंसर मेरे पास i है, ठीक है, फाइनल आंसर i है।